हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इन ASP.NET कोर 6। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हम क्यों यूज़ करते हैं। डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं। एक होती है कोड फर्स्ट अप्रोच, जिसको यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और दूसरी अप्रोच होती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। इसको भी हम यूज करके क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो भाई कोड फर्स्ट अप्रोच को मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझाया था इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियोस देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई देखो, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की, और पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जब भी मैं ASP.NET कोर एप्लीकेशन डेवलप करता हूं तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं किसको, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कोड फर्स्ट अप्रोच को भी यूज़ करते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच को यूज़ करके अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 43 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जिसको DB फर्स्ट अप्रोच भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करके आप किस तरह से अपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को सेटअप करते हो अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर। तो भाई देखो, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं, जो काम हमने कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर किया था ना, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच उसका अपोजिट है, उसका रिवर्स है। ठीक है, किस तरह से रिवर्स है अभी मैं इसकी डायग्राम समझाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है भाई देखो, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हमारे जो डेटाबेस है और टेबल्स हैं वो एग्जिस्टिंग होते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब कि हमने अपनी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस और टेबल्स पहले से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, और अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई वो जो हमारे डेटाबेस और टेबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑटोमेटिक हमारी एप्लीकेशन के अंदर मॉडल क्लासेस जनरेट हो जाएं। तो ये काम आपको कौन करके देगा, ये काम करके देगा आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब सपोज करो कि मैंने डेटाबेस और टेबल्स पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो जो मॉडल क्लासेस होती हैं, DB कंटेक्स्ट क्लासेस होती हैं, वो मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े। तो उस केस में मैं यूज करता हूं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करके देगा, जो हमारे डेटाबेस और टेबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिक आपको मॉडल क्लासेस जनरेट करके देगा। मॉडल क्लास भी जनरेट करके देगा हर टेबल से रिलेटेड, और इसके साथ साथ जो आपकी DB कंटेक्स्ट क्लास होती है जिसके अंदर DB सेट होते हैं, वो भी आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, डेटाबेस फर्स्ट का। इसका मतलब सपोज करो कि हमारे पास एक डेटाबेस है और उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट टेबल के अंदर आप सपोज करो कि 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जब हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को एक्टिव करेंगे, रन करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट नाम से एक मॉडल क्लास जनरेट हो जाएगी और उसके अंदर 5 मॉडल प्रॉपर्टीज होंगी। कौन सी 5 मॉडल प्रॉपर्टीज, जो हमारे टेबल के अंदर 5 कॉलम्स थे। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड हमारे मॉडल क्लास के अंदर क्या बन जाएंगी, 5 प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। ठीक है, तो ये काम होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर। ठीक है, देखो कोड फर्स्ट में हम क्या करते थे, मॉडल क्लासेस खुद से राइट करते थे। तो कोड फर्स्ट क्या करता था, हमारी मॉडल क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें डेटाबेस और टेबल्स जनरेट करके देता था। लेकिन यहाँ पे उसका रिवर्स है, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस और टेबल्स हम बनाते हैं और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हमें क्या करके देगा कि उस डेटाबेस और टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें मॉडल क्लासेस जनरेट करके देगा। मतलब देखो, दोनों केसेस में डेवलपर का काम ही आसान हो रहा है, डेवलपर का टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है। बस डेवलपर के ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी अप्रोच को यूज करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई डायग्राम। अब इसी की मैं आपको थियोरी समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर creates model classes and properties
corresponding to the existing database objects such as tables and columns। मतलब देखो एंटिटी फ्रेमवर्क की ये जो अप्रोच है जिसका नाम है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है वो मॉडल क्लासेस और प्रॉपर्टीज जनरेट करके देता है, क्रिएट करके देता है, किसके अकॉर्डिंग, आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आपके टेबल्स हो गए या कॉलम्स हो गए। इसका मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स और कॉलम्स, उससे रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करता है, आपको मॉडल क्लासेस और उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। ठीक है, तो जो डायग्राम से समझाया था उसी को यहाँ पे इंग्लिश के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, The database first approach is applicable in scenario where a database already exists for the application। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि database first approach वहां पे applicable होती है, मतलब आप इसको वहां अप्लाई कर सकते हो उस सिनेरियो के अंदर जहां पे आपके पास डेटाबेस और उसके टेबल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पहले से बने हुए हैं। मतलब हमने अपने डेटाबेस टेबल्स पहले से अपनी एप्लीकेशन के लिए बना के रखे हुए हैं। मतलब अभी तक हमने एप्लीकेशन नहीं बनाई लेकिन हमने डेटाबेस टेबल्स पहले से बना लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर मॉडल क्लासेस जनरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं। भाई देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर अक्सर क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसके अंदर अक्सर डेवलपर्स क्या करते हैं, अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेस क्या करते हैं कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन की ERD बनाते हैं। ERD मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि एक डेटाबेस की होती है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि भाई हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, जिस तरह स्कूल के लिए अगर है, कॉलेज के लिए है, तो स्टूडेंट का टीचर से रिलेशनशिप है। ठीक है, इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, जो डेटाबेस होते हैं, वो पहले से आप उसकी ERD बना के रखते हो। इसका मतलब एप्लीकेशन बनाने से पहले डेटाबेस तैयार किया जाता है, टेबल्स तैयार किए जाते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच बहुत ज्यादा आइडियल होती है। ठीक है, और भाई एक पॉइंट आपको बताता जाऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई देखो आपने फर्स्ट टाइम जब अपने डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड मॉडल क्लासेस जनरेट कर ली, तो भाई अक्सर ऐसा भी होता है ना कि हो सकता है फ्यूचर में मुझे कोई न्यू टेबल ऐड करना हो या टेबल के अंदर कोई न्यू कॉलम ऐड करना हो, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की मदद से हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब एक दफा मैंने अपने मॉडल क्लासेस और डीबी कंटेक्स्ट क्लासेस जनरेट कर ली, उसके बाद मैंने अपने डेटाबेस में कोई नया टेबल ऐड कर लिया या टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड कर लिया या कोई भी मॉडिफिकेशन की, और उसको मुझे रिफ्लेक्ट करना है कहाँ पे, अपनी मॉडल क्लासेस के अंदर, तो वो काम भी आप इसके अंदर कर सकते हो। वो भी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो मैं आपको डायग्राम से इसका कॉन्सेप्ट मजीद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर जो हमारे डेटाबेस और टेबल्स होते हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पहले से हमने उनको बना के रखा होता है। और अब हमें क्या करना है, हमें उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल्स से रिलेटेड क्या करना है, अपनी मॉडल क्लासेस जनरेट करनी है। तो क्या होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर, जब आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल्स बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक कमांड एंटर करते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जिस तरह कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हमने माइग्रेशन के लिए कमांड्स रन की थी, उसी तरह डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे, और उस कमांड को हम कहते हैं स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, ये हम कमांड रन करते हैं और इस कमांड के रन होने के अगेंस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे डेटाबेस टेबल्स हैं उससे रिलेटेड हमारे पास जो मॉडल क्लासेस हैं और डीबी कंटेक्स्ट क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट होके हमें मिल जाते हैं। मतलब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर हमें सिर्फ डेटाबेस टेबल्स बनाने होते हैं, हमें मॉडल क्लासेस और डीबी कंटेक्स्ट क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमें डीबी फर्स्ट अप्रोच ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। कब जनरेट करके देता है, जब हम ये स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट वाली कमांड रन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो स्टेप्स, मतलब कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये जो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है इसको इंप्लीमेंट करना देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, इंस्टॉल 3 पैकेजेस इन योर ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन। भाई देखो जब भी आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की किसी भी अप्रोच के साथ काम कर रहे हो ना, तो ये 3 पैकेजेस आप याद कर लो, आपने इनको लाजमी इंस्टॉल करना है। यही 3 पैकेजेस मैंने आपको कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर भी इंस्टॉल करना बताए थे, और यही 3 मैं आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर भी बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे देखो, सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क core.sql सर्वर, जो कि हमारा डेटाबेस प्रोवाइडर है, क्योंकि हम एसक्यूएल सर्वर को यूज कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था MySQL भी यूज कर सकते हो, PostgreSQL भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं एज अ डेटाबेस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, जिसके एंड में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टूल्स।
मतलब बाकी सेम है, एंड में जस्ट क्या चेंजिंग हुई हुई है, टूल्स, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास है डिजाइन, ठीक है, मतलब पूरा आपके पास पैकेज वही है, एंड में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉट डिजाइन। और भाई देखो इन तीनों के क्या पर्पज हैं, ये मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको कोड फर्स्ट अप्रोच के बारे में बताया था, तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का क्या पर्पज है इसका यूज करने का। तो मैं चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और अब इन तीन चीजों को हम क्या करते हैं, तीन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ से देखो जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे यूज किए वो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मतलब देखो मैं एम्प्टी टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा, मैं MVC टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस फर्स्ट EF कोर, ठीक है। तो यहाँ पे आके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। .NET 6 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, .NET Core 6। उसके बाद दोबारा क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, डेटाबेस फर्स्ट EF कोर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज, इसको एक्सपेंड करते हैं और इसके अंदर देखो अभी कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो आपने डिपेंडेंसीज के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है मैनेज न्यू गेट पैकेजेस के ऊपर, ठीक है। तो देखो ये इंस्टॉलेशन की विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आपने ब्राउज पे जाना है, ठीक है। तो जो मैं पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट इस पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे देखो ये तीन पैकेजेस हमारे पास पहले से आ रहे हैं। सबसे पहले मैं SQL सर्वर को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, आपने इसको सर्च करना है और देखो पहला आपके पास आ गया, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये वाला नहीं है बल्कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। ख्याल रखना है आपने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है JK.common, ठीक है। ये वाला हमने यूज नहीं करना, ठीक है। हमें यूज करना है जिसके शुरू में माइक्रोसॉफ्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो ये आपने यहाँ पे सर्च करना है microsoft.entity-framework-core.sql server, आपने इसको सिलेक्ट करना है। और भाई देखो यहाँ पे देखो अभी बता रहा है कि लेटेस्ट स्टेबल वर्जन कौन सा है, 7.0.8, लेकिन मैं यहाँ पे ASP.NET Core 6 यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसी के कंपैटिबिलिटी के अंदर यहाँ पे मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं ये जो 6 का लेटेस्ट वर्जन है 6.0.19 मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और आपने यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखो इंस्टॉल के बाद यहाँ पे देखो ओके का आपके पास बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद देखो आई एक्सेप्ट आएगा, आपने इसके ऊपर भी क्लिक करना है। तो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे देखो एक अनस्टॉल का बटन आएगा जो कि इंडिकेट करेगा कि आपके पास ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये देखो आपके पास इंस्टॉल का बटन आ गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देखो राइट साइड पे पैकेजेस के अंदर यहाँ पे देखो ये जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है टूल्स, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है टूल्स, एंटर करना है, ठीक है। तो ये देखो ये आपके पास पहले पे आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो मैं जो वर्जन यूज करूंगा वो होगा ये वाला 6.0.19, इसको सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखो ओके आ रहा है, आपने ओके करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। और भाई यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देखो नीचे आपको बता रहा है कि भाई ये कौन कौन सी कमांड्स आपको सपोर्ट करके देगा। देख रहे हो, ऐड माइग्रेशन, बंडल माइग्रेशन, ड्रॉप डेटाबेस, DB कंटेक्स्ट, ठीक है। और अगर इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे जाओ, देखो मैंने आपको बताया था स्कैफोल्ड DB कंटेक्स्ट, तो ये भी हमें इसी की मदद से मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास इस पैकेज के अंदर हमें मिलती हैं। तो देखो यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट हमारे पास है डिजाइन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंटर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है डिजाइन, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो इसका भी हम वर्जन जो यूज करेंगे वो है 6.0.19, इसको सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखो ओके आ रहा है, ओके करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट आ रहा है, आपने आई एक्सेप्ट करना है। तो ये देखो ये भी हमारे पास सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देखो राइट साइड में पैकेजेस के अंदर देखो ये तीनों आपको दिखा रहा है, जो तीनों पैकेजेस अभी हमने इंस्टॉल किए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, अब आगे देखो, अब आप यहाँ पे देखो हमारा सेकंड स्टेप, और वो क्या है, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट अ कमांड फॉर स्कैफोल्ड DB कंटेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक कमांड को एग्जीक्यूट करना है जो कि हमारी होती है स्कैफोल्ड DB कॉन्टेक्स्ट। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल्स हैं, उससे रिलेटेड मुझे मॉडल क्लासेस जनरेट करनी है। ये कॉन्सेप्ट होता है DB फर्स्ट का, ठीक है। तो कमांड बताने से पहले मैं आपको अपना डेटाबेस दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो मैं आ गया अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक कोड फर्स्ट DB। भाई देखो ये वही डेटाबेस है जो कि हमने कोड फर्स्ट के थ्रू क्या किया था, जनरेट किया था। लेकिन अब चूंकि ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, इसलिए ये मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है। और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास टेबल भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स वाला। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसके रिकॉर्ड्स भी आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है इसके रिकॉर्ड्स हैं, और देखो कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, 5। ID, नेम, जेंडर, एज और स्टैंडर्ड मतलब क्लास,
तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी डेटाबेस को क्या करूंगा, यूज करूंगा, इसी के टेबल यूज करूंगा और इसी की मैं क्या करूंगा, मॉडल क्लासेस और डीबी कंटेक्स्ट क्लासेस जनरेट करूंगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है देख लो, नाम है कोड फर्स्ट डीबी। सही है, तो अब यहां पे देखो, ठीक है, तो भाई अब कमांड यहां पे देखो। ठीक है, ये देखो देखो मैंने इसको थोड़ा कलरफुल यहां पे बनाया हुआ इस कमांड को, ताकि हर कलर के हिसाब से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा सकूं। देखो सबसे पहले जो आपको ऑरेंज के अंदर नजर आ रहा है स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले आपने अपनी इस कमांड के अंदर ये लिखना है। ठीक है, स्कैफोल्ड हाइफन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद आपने डबल कोट्स ओपन करना है और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे देखो ये जो आपको पूरा ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है ये है हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे देखो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले सर्वर, सर्वर मतलब आपका सर्वर नेम। सर्वर नेम किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ, देखो जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, कनेक्ट के आगे आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो यहां से आपको मिलेगा आपका ये सर्वर नेम। ठीक है, तो ये कॉपी करके आपने क्या करना है, अपनी इस सर्वर नेम के अंदर यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस इज इक्वल टू यहाँ पे आपने डालना है डेटाबेस नेम। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है जो कि हम यूज करना चाह रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम मॉडल क्लासेस जनरेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो उसका नाम है ये कोड फर्स्ट डीबी। तो कोड फर्स्ट डीबी आ जाएगा यहाँ पे हमारे डेटाबेस नेम के अंदर। और फिर देखो तीसरी चीज ट्रस्टेड कनेक्शन, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ट्रू किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करना चाह रहा हूं। मतलब अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ट्रू होती है तो हमारे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये है हमारा डेटाबेस प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट.एंटिटी फ्रेमवर्क को.एसक्यूएल सर्वर, जिसका पैकेज भी अभी मैंने इंस्टॉल किया था। तो ये ब्लू में क्या है हमारा डेटाबेस प्रोवाइडर, ये भी आपने लाजमी देना है, क्योंकि मैंने क्या बताया एसक्यूएल सर्वर के अलावा भी हमारे पास डेटाबेस प्रोवाइडर है, जिस तरह माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे इस कमांड के अंदर आपने एक फ्लैग यूज करना है। फ्लैग का क्या नाम है देखो, हाइफन आउटपुट DIR, मतलब हाइफन आउटपुट डायरेक्टरी। इसका मतलब ये कमांड आपके डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड आपको मॉडल क्लासेस जनरेट करके देगी ना, तो वो मॉडल क्लासेस आपको कौन से फोल्डर के अंदर चाहिए वो फोल्डर आप स्पेसिफाई करोगे आउटपुट DIR के बाद। देखो मैंने आउटपुट DIR के बाद क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, मॉडल्स। इसका मतलब वो जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारी मॉडल क्लासेस जनरेट होंगी वो मुझे मेरे मॉडल्स के फोल्डर के अंदर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको अपना मॉडल का फोल्डर दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं डिपेंडेंसीज को बंद करता हूँ और यहाँ पे देखो मॉडल्स के अंदर देखो अभी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक एरर व्यू मॉडल बना हुआ है। मतलब हमने जो अपने डेटाबेस और उसके टेबल्स हैं उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी मॉडल मौजूद नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपनी इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और इस कमांड का फायदा क्या है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अबव कमांड विल जनरेट मॉडल क्लास एंड डीबी कंटेक्स्ट क्लास ऑटोमेटिकली। मतलब ये जो अबव कमांड मैंने आपको दिखाई ये क्या काम करेगी, ऑटोमेटिकली आपको मॉडल क्लास और डीबी कंटेक्स्ट क्लास जनरेट करके देगी अकॉर्डिंग टू योर डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, तो भाई देखो ये कमांड मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है, ये देखो यही कमांड मैंने यहाँ पे नोटपैड के अंदर कॉपी की हुई है। सही है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपने जाना है टॉप पे टूल्स में, उसके बाद जाना है न्यू गेट पैकेज मैनेजर और यहाँ से आपने जाना है पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो बॉटम पे आप देखो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और नीचे देखो यहाँ पे आपको PM नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये कमांड मैंने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दी। एक काम आप और कर लेना, यहाँ पे देखो जो डबल कोट्स हैं इसको एक दफ़ा आप रिमूव करके दोबारा इसको यहाँ पे डाल देना। ठीक है, क्योंकि जब हम अक्सर कॉपी करते हैं तो इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो सही तरह से कॉपी नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने इसको रिमूव करके दोबारा से ऐड कर दिया। तो भाई अब यहाँ पे देखो ये जो है ये मेरा सर्वर है। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया एसक्यूएल सर्वर। ये देखो यहाँ पे आप जाओगे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, देखो ये मैंने यहाँ से कॉपी करके पहले से यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, लेकिन मेरे डेटाबेस का क्या नाम है, देखो डेटाबेस का नाम है ये कोड फर्स्ट डीबी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने माई डीबी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ इज इक्वल टू के बाद कोड फर्स्ट डीबी। ठीक है, कोड फर्स्ट डीबी कौन सा है, जो कि यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग है, नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ट्रू किया हुआ है। ठीक है, और ट्रू के बाद आप यहाँ पे क्या लगा दो, सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे डेटाबेस प्रोवाइडर यहाँ पे बताया हुआ है एसक्यूएल सर्वर। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी सक्सेसफुली तो जो मॉडल क्लासेस है वो मुझे कहाँ पे चाहिए, अपने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये क्लासेस कौन से फोल्डर में चाहिए। आप इसकी जगह मॉडल्स की जगह कोई दूसरा फोल्डर भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा, हमारी वो जो मॉडल क्लासेस हैं वो जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, देखो ये बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो
ये देखो बिल्ड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आपकी बिल्ड यहाँ पे सक्सीड हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास एक वार्निंग आ रही है, ठीक है। वार्निंग में क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट पोटेंशियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन योर कनेक्शन स्ट्रिंग यू शुड मूव इट आउट ऑफ सोर्स कोड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, आपको मूव करनी पड़ेगी। ये अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि हमारी मॉडल क्लासेस जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे आपको मिलेंगी, मॉडल्स की डायरेक्टरी के अंदर, देख रहे हो। ये देखो ये हमारे पास आ गई डीबी कंटेक्स्ट क्लास, और ये देखो स्टूडेंट, क्योंकि हमारे उस डेटाबेस के अंदर अभी सिर्फ एक ही टेबल था और वो कौन सा था, स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, हमारे पास कोड फर्स्ट डीबी कंटेक्स्ट और ये जो स्टूडेंट आपके पास है मॉडल क्लास, ये हमें जनरेट करके दी। तो यहाँ पे देखो मेरी जो स्टूडेंट क्लास थी, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास जनरेट करके दी, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉलम्स थे उसकी मॉडल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें इसने जनरेट करके दी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट जेंडर है, इसके बाद यहाँ पे देखो नल और यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा हुआ है। भाई देखो इसको हम सी शार्प की लैंग्वेज में कहते हैं नल फॉरगिविंग ऑपरेटर। इसका मतलब भाई डेटाबेस में जो हमारे पास नॉट नल होता है ना, सी शार्प के अंदर उसको यहाँ पे हम नल फॉरगिविंग ऑपरेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ये सी शार्प 8 के अंदर क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो भाई यहाँ पे देखो हमारे पास मॉडल क्लास हमें जनरेट करके दे दी स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट ने, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो हमारी वो जो डीबी कंटेक्स्ट क्लास होती है, ठीक है। देखो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो ये कंटेक्स्ट क्लास है, देख रहे हो यहाँ पे ये डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट हो रहा है। और ये देखो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना हुआ है, और ये देखो डीबी सेट, देख रहे हो हमारा डीबी सेट जो कि डेटाबेस के अंदर हमारे स्टूडेंट्स वाले टेबल को रिप्रेजेंट करता है, वो भी यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देखो एक ऑन कॉन्फ़िगरिंग का यहाँ पे देखो मेथड बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है, देख रहे हो। और भाई देखो यहाँ पे नीचे जो वार्निंग आ रही थी ना, इस वार्निंग के अंदर भी यही बताया जा रहा था कि भाई आपके कोड के अंदर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे मौजूद है ना, आपने इसको मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है ये मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको मूव करने का इसलिए कह रहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं है कि आप वो डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर यूजर को नजर आए, कि आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर इस तरह से नजर आए, ठीक है। तो तभी यहाँ पे वार्निंग बता रहा था, ठीक है। इसको मैं कहाँ पे मूव करूंगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सक्सेसफुल मॉडल क्लासेस जनरेट हो चुकी हैं। लेकिन भाई देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये जो मेरा डेटाबेस है जिसका नाम है कोड फर्स्ट डीबी, अभी आप देखो इसके अंदर एक ही टेबल है और वो कौन सा, स्टूडेंट्स। भाई देखो हो सकता है फ्यूचर में मैं इस डेटाबेस के अंदर कुछ और टेबल्स क्रिएट करूं, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अपने टेबल्स के अंदर कुछ और कॉलम्स ऐड करूं या ड्रॉप करूं या उसको मॉडिफाई करूं। तो भाई जब मैं अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता हूं, अपडेट करता हूं, तो उसकी जो चेंजेस हैं वो मेरे पास मॉडल क्लासेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, मतलब यहाँ पे अभी आप देखो जब मैंने स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट कमांड को रन किया था, तो स्टूडेंट टेबल से रिलेटेड आप यहाँ पे देखो इसने हमें एक मॉडल क्लास यहाँ पे जनरेट करके दी, और डीबी कंटेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे देखो हमारे पास एक डीबी सेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये वाला डीबी सेट ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल टेबल्स ऐड करता हूं या कॉलम्स ऐड करता हूं अपने टेबल के अंदर, तो उसके बाद मैं किस तरह से अपने मॉडल क्लासेस को अपडेट करूंगा इस एप्लीकेशन के अंदर, वो भी अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो इस कमांड के थ्रू तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम जो भी आपके डेटाबेस और टेबल्स होंगे उससे रिलेटेड आप मॉडल क्लासेस जनरेट करोगे। फिर यहाँ पे आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ वी अपडेट आवर डेटाबेस देन हाउ वी कैन अपडेट आवर मॉडल एंड डीबी कंटेक्स्ट। मतलब अगर मैं अपने डेटाबेस को अपडेट करता हूं, टेबल्स को अपडेट करता हूं, तो उस केस में मैं अपनी मॉडल क्लासेस और डीबी कंटेक्स्ट क्लास को किस तरह से अपडेट करूंगा, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कमांड मौजूद है। कमांड बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे देखो आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो मैंने कमांड अभी आपको बताई पूरी की पूरी कमांड सेम है, सिर्फ आपने एंड में मॉडल्स के फोल्डर के बाद यहाँ पे एक फ्लैग लगाना है, एक ऑप्शन लगाना है जिसका क्या नाम है, -फोर्स। मतलब वही जो कमांड थी अब आपने उसको फोर्सफुली क्या करना है, रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके डेटाबेस टेबल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है ना, वो उसको क्या करेगा, आपकी मॉडल क्लासेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, देखो अभी मेरे पास स्टूडेंट्स का एक ही टेबल है ना, मैं क्या करता हूँ, देखो अपने टेबल्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू टेबल पे जाता हूँ, और यहाँ पे अब मैं एम्प्लॉय के लिए एक टेबल ऐड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आईडी के लिए कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इंटीजर है और ये नॉट नल है, तो इसके ऊपर से चेक हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद टैप करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ वॉरचार, ठीक है। और उसके बाद अलाउ नल के ऊपर चेक हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ डेजिग्नेशन, ठीक है। एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन यहाँ पे बता देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ वॉरचार,
ठीक है, इसके ऊपर भी हम यहाँ से चेक हटा देते हैं और लास्ट में यहाँ पे कर देता हूँ सैलरी। ठीक है, सैलरी को मैं यहाँ पे इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, नॉट नल। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो आईडी है इसको मुझे क्या बनाना है, प्राइमरी की। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और सेट प्राइमरी की के ऊपर क्लिक कर दो और इसको मुझे आइडेंटिटी भी बनाना है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है। तो आप आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करो और नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो कॉलम प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे आपको नजर आएगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो अभी नो हुआ है ना, आप यहाँ पे क्लिक करो ड्रॉप डाउन में, इसको आप येस कर दो। येस करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस मतलब सेव करना है और यहाँ पे अपने टेबल का नाम देना है। ठीक है, देखो मैं अपने टेबल का नाम यहाँ पे देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, ओके आप करोगे और यहाँ पे आके अब आप अपना टेबल्स का फोल्डर रिफ्रेश करो, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, तो देखो एम्प्लॉय का यहाँ पे आ गया टेबल, लेकिन अभी ये खाली है। इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता हूँ, तो राइट क्लिक करके एडिट पे चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल रमशा। ठीक है, डेजिग्नेशन में यहाँ पे कर देता हूँ मैनेजर, सैलरी में यहाँ पे कर देता हूँ 25K और उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड कहता हूँ आमिर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ असिस्टेंट, सैलरी यहाँ पे कर देते हैं 22,000 और उसके बाद थर्ड में यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ गुफरान। ठीक है, गुफरान, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल CEO, इसकी सैलरी मैं कह देता हूँ है 50,000। ठीक है, सही है। तो 3 रिकॉर्ड्स में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एग्जीक्यूट का बटन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो कमांड है इंसर्ट की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब देखो एम्प्लॉय के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये देखो ये 3 रिकॉर्ड जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए थे वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना डेटाबेस यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। कैसे अपडेट किया, इसके अंदर मैंने एक और टेबल ऐड कर दिया। लेकिन भाई देखो इससे रिलेटेड तो मेरी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी मॉडल क्लास मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं दोबारा नीचे आता हूँ। ठीक है, दोबारा यही वाली जो कमांड है, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, आप अप एरो की प्रेस करो। ठीक है, ये कमांड दोबारा आपके पास आ जाएगी। देखो सेम कमांड है, आपने सिर्फ क्या करना है, मॉडल्स के बाद यहाँ पे एक फ्लैग लगाना है और वो है -फोर्स। ठीक है, देखो नजर आ रही है, ये है आपके पास कमांड। मतलब उसी कमांड को अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्सफुली यहाँ पे दोबारा रन कर रहा हूँ ताकि डेटा अपडेट हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, देखो बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा। तो ये देखो हमारे पास कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। देखो बिल्ड सक्सीडेड आ रहा है, लेकिन वो वार्निंग अभी भी आ रही है कि अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को मूव करो, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो डीबी कंटेक्स्ट क्लास हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गई है और इसके अंदर आप देखो पहले यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स का डीबी सेट था, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज का डीबी सेट भी ऐड हो चुका है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मॉडल्स का फोल्डर देखो तो ये देखो एम्प्लॉय की मॉडल क्लास भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। देख रहे हो, मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। देखो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मैंने 4 कॉलम्स बनाए थे ना, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देखो जो 4 मॉडल प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपने डेटाबेस को अगर फ्यूचर में अपडेट भी करते हो तो उसकी जो चेंजेस हैं वो आप अपनी मॉडल क्लासेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप हमारे पास हो गया। अब आगे आ जाओ। अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, उसमें क्या कह रहा है, देखो वही पॉइंट जिसका हमारे पास वार्निंग आ रही थी, और वो क्या कह रहा है, मूव कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम डीबी कंटेक्स्ट क्लास टू ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल। भाई देखो अभी जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हमें नजर आ रही है कहाँ पे, डीबी कंटेक्स्ट क्लास में। उसको हमें मूव करना है, मतलब डीबी कंटेक्स्ट क्लास से उसको हटा के हमें कहाँ पे लेके जाना है, अपनी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर लेके जाना है। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखो ये आपको एक लॉगिंग का ब्लॉक नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग का एक कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे देखो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग्स के लिए एक ब्लॉक ओपन किया और देखो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैंने क्या रखा, DBCS मतलब डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसके आगे यहाँ पे देखो जो डबल कोट है, इसके आगे मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग मैं कॉपी कहाँ से करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो मेरी डीबी कंटेक्स्ट क्लास है इसके अंदर यहाँ पे देखो जो ऑन कॉन्फ़िगरिंग का मेथड है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग नजर आ रही है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कहाँ तक, ये देखो ट्रू सेमीकोलन तक आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसको पेस्ट करना है। ठीक है, और एक दफ़ा चेक कर लेना है कि सही आपने कॉपी पेस्ट किया है, मतलब कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। ठीक है, इस फाइल को सेव करते हैं और अब देखो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला कोड था ना हमारे डीबी कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वार्निंग आपको नजर आ रहा है, ये जो 2 लाइंस हैं, इसको आपने यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। देख लो मैंने किसको सिलेक्ट किया है, इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है।
ठीक है, मतलब इफ ब्लॉक आपने रहने देना है, उसके अंदर की जो 2 लाइंस थी वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, रिमूव कर दी। इसका मतलब अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी उसको हमने मूव कर दिया अपनी ऐप सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये 3rd स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा 4th स्टेप है, क्या कह रहा है इसमें, रजिस्टरिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इन program.cs फाइल। भाई देखो ये जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है और ये जो हमारे पास db context क्लास है, इसको अब हमें रजिस्टर करना है कहाँ पे, program.cs के अंदर। क्योंकि program.cs के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज, अपने मिडिलवेयर्स को ऐड करते हैं। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बनाई है और वो जो हमारी db context की क्लास है, उसको अब हमें रजिस्टर करना है कहाँ पे, program.cs के अंदर। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन कभी भी डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो भाई देखो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग रजिस्टर करते हैं उसके लिए मैंने कुछ लाइंस आपको बताई थी जब हमने कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर काम किया था, तो वही लाइंस मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपनी program.cs क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ हमारी एप्लीकेशन में, देखो आपको नजर आ रहा है program.cs। ठीक है, देखो मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे देखो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज, उसके बाद यहाँ पे देखो मैं वो 3 लाइंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और समझा देता हूँ इसके अंदर क्या काम हो रहा है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब एक सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, अपनी जो db context है और वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको रजिस्टर करवाऊंगा यहाँ पे अपनी program.cs के अंदर। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट कंटेक्स्ट के अंदर एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो मेरी कंटेक्स्ट क्लास का नाम है ना, db context, उसका नाम है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मेरी db context क्लास का नाम है कोड फर्स्ट db context। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और आप चलो यहाँ पे program.cs के अंदर, और यहाँ पे देखो ये जो ऐड db context है ना, वो यहाँ पे किस टाइप का होगा, वो यहाँ पे होगा इस टाइप का, कोड फर्स्ट db context। और भाई देखो ये जो आपके पास मॉडल क्लास है ये कहाँ पे मौजूद है, टॉप पे देखो, ये इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। तो आपने ये वाला नेम स्पेस यहाँ पे लाजमी ऐड करना है, तभी आप इस db context क्लास को यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई वो जो मैंने सर्विस बनाई उसके थ्रू मैं यहाँ पे अपने db context को रजिस्टर कर रहा हूँ। और फिर आगे आ जाओ, और फिर यहाँ पे देखो मैं अपने डेटाबेस प्रोवाइडर को रजिस्टर कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो वो जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी कहाँ पे, अपनी ऐप सेटिंग.json फाइल के अंदर, जिसका नाम क्या रखा था, dbcs, उसको मैं उसके नाम से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ। देख रहे हो सही, मतलब ये 3 लाइंस आपने यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगी, बिल्ड होगी। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो आप डेटाबेस एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th और लास्ट स्टेप। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मुझे अपने डेटाबेस से डेटा एक्सेस करके अपने व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए आप आ जाओ, यहाँ पे देखो हमारा कंट्रोलर्स का फोल्डर है, इसके अंदर होम कंट्रोलर है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है लॉगर के लिए। ठीक है भाई, देखो जब मैंने कोड फर्स्ट आपको समझाया था तो मैंने इन दोनों चीजों को कमेंट कर दिया था, मतलब इन दोनों चीजों को हटा दिया था, लेकिन डेवलपर इसको रहने देते हैं। और इसके साथ साथ वो जो db context का ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से इंजेक्ट करवाते हैं भाई, यहाँ पे देखो, देखो ये कंस्ट्रक्टर है ना होम कंट्रोलर का, इसके अंदर देखो यहाँ पे लॉगर के नाम से यहाँ पे एक पैरामीटर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पैरामीटर बनाता हूँ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, और वो कौन सा होगा, यहाँ पे देखो कोड फर्स्ट, ये जो db context हमारे पास क्लास है। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं एक पैरामीटर बना रहा हूँ और इसका मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो यही जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर यहाँ पे देखो db context क्लास का यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक यहाँ पे पैरामीटर बनाया, मतलब समझ लो कि ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको अब मैं अपने कंट्रोलर के अंदर यहीं पे इंजेक्ट करता हूँ, किसकी मदद से, अपने कंस्ट्रक्टर की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो ये जो कंटेक्स्ट है जो मैंने अपने पैरामीटर का नाम रखा है, इसके ऊपर आपने कर्सर रखना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डॉट। जैसे आप कंट्रोल डॉट करोगे, यहाँ पे देखो आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, क्रिएट एंड असाइन फील्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखना टॉप पे यहाँ पे देखो हमारे पास एक फील्ड बन गई। ठीक है, ये फील्ड बन गई और देखो ये फील्ड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई। मतलब यहाँ पे देखो ये जो मैंने पैरामीटर बनाया था इसको मैंने असाइन कहाँ पे कर दिया, इसको मैंने असाइन कर दिया अपनी इस फील्ड के अंदर। कौन सी फील्ड के अंदर, यहाँ पे देखो ये जो कंटेक्स्ट के नाम से मैंने बनाई है। इसका मतलब आप समझ लो कि भाई ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया अपने कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर। इस स्टेप से क्या होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मेरी db context क्लास है ना, इसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो db सेट है मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि यही db सेट हमारे डेटाबेस के टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है,
और अब आ जाओ नीचे, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास इंडेक्स का है, आपके पास एक्शन मेथड आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, एक व्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन भाई देखो इसका जो व्यू है ना वो पहले से हमारे पास जनरेट हुआ हुआ है। देखो व्यूज के फोल्डर के अंदर जाओ, होम के फोल्डर के अंदर जाओ, और यहाँ पे देखो इंडेक्स आपको पहले से नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इंडेक्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है। इस इंडेक्स के व्यू के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ओके करो और डिलीट कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फ्रेश इंडेक्स का व्यू यहाँ पे क्रिएट करूंगा। और कैसे क्रिएट करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है जिसका क्या नाम है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे यही जो कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है कंटेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास है ना स्टूडेंट्स का डीबी सेट है। तो मैं कह रहा हूँ इसका सारा डेटा आप टू लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके रिटर्न करवाओ। कहाँ पे रिटर्न करवाओ, इस डेटा के अंदर। और अब इस डेटा को मैं अपने इंडेक्स के व्यू के अंदर क्या करवा देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने डेटा यहाँ से गेट किया, कहाँ से, अपने डीबी सेट से, जो कि हमारे डेटाबेस के टेबल के साथ कनेक्टेड है, और फिर उसको डेटा में भेजा, और अब डेटा मैंने यहाँ पे इंडेक्स के व्यू में पास कर लिया। और भाई देखो अब ये इंडेक्स का मैं व्यू बनाता हूँ। तो इंडेक्स का मैं व्यू कैसे बनाऊंगा, जिस तरह मैंने कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर आपको इंडेक्स के अंदर जो लिस्ट टेम्पलेट थी उसको क्रिएट करना आपको सिखाया था, वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। इंडेक्स के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू के ऊपर जाना है, ठीक है। रेजर व्यू यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका नाम इंडेक्स ही रहने देते हैं। टेम्पलेट यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा कौन सी, लिस्ट वाली। और उसके बाद देखो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट। और डेटा कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है, यहाँ पे देखो कोड फर्स्ट डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स देके आपने क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो लिस्ट व्यू टेम्पलेट का आपके पास यहाँ पे देखो एक पूरा का पूरा व्यू जनरेट हो चुका है, जो कि यहाँ पे देखो एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको आपके स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसका डेटा यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अपने होम कंट्रोलर को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से वो हमारे डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड फेच करके दे रहा है। इसका मतलब है कि हमने ये जो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इंप्लीमेंट की है वो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट हो चुकी है। अच्छा एक बात बताता जाऊं कि जो आपको डार्क स्क्रीन शो हो रही है ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन शो हो रही है, ये मैंने अपने ब्राउजर के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ एक्सटेंशंस पे, मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करो। और यहाँ पे देखो आपको ये नजर आ रही है कि एक्सटेंशन डार्क रीडर, देखो इसको मैंने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, क्योंकि वो जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो मेरी आंखों को चुभता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये डार्क रीडर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और इसको इनेबल किया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। अगर ये इनेबल नहीं होता तो आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में नजर आता, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ तक हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना सिखाऊंगा। मतलब इसी एप्लीकेशन के अंदर, इसी ASP.NET कोर प्रोजेक्ट के अंदर CRUD ऑपरेशंस आप किस तरह से परफॉर्म करोगे, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि अभी तो मैंने ये बताया कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं, और उसके थ्रू यहाँ पे देखो मैंने डेटा गेट करना भी आपको सिखा दिया। तो अब जो बाकी के CRUD ऑपरेशंस है वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।